अगर सरेंडर करना सही होता तो कुरान में लिखा होता कि जब यहूदी तुम्हारे ऊपर हमला करे तो तुम सरेंडर कर दो। ये बात मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूं, बल्कि ये बात हूतीज के नेता अब्दुल मलिक अल हौती ने तमाम अरबी देशों के नेताओं के लिए बोली है। ये कहते हैं कि जानवर भी दोस्त और दुश्मन में फर्क कर सकते हैं, इसलिए कुछ अरब नेताओं का अपने सबसे बड़े दुश्मनों को दोस्त समझना सरासर बेवकूफ़ी है। बहुत पते की बात कही है इन्होंने। ये तमाम अरबी देशों के नेता दुश्मन को अपना दोस्त समझ बैठे हैं और ये दुश्मन इनका फायदा लगातार उठा रहा है। ग्रेटर इजराइल का जो सपना है, उस सपने को अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर पूरा कर रहा है और ये लोग खुशी से ताली बजा रहे हैं, दुश्मन को अपना दोस्त समझ रहे हैं। दुश्मन के खिलाफ तो इन्होंने हथियार डाल रखे हैं, लेकिन ईरान के खिलाफ हथियार उठाने को ये लोग तैयार हैं। दुश्मन की खातिर अपने हथियारों को ये लोग ईरान के ऊपर छोड़े जा रहे हैं, पैसे की बर्बादी किए जा रहे हैं, दुश्मन को दोस्त समझे जा रहे हैं और दुश्मन इनका पूरा फायदा उठा रहा है। दुनिया सुधर जाएगी दोस्तों, लेकिन ये अरबी देशों के नेता इतनी आसानी से नहीं सुधरेंगे जब तक इनको बहुत बड़ी ठोकर नहीं लगेगी। फिलहाल अमेरिका को क्या करना है? अमेरिका को अपनी दुकान चलानी है, ग्रेटर इजराइल बनाने में मदद करनी है और अपनी दुकान चलानी है, और अब दुकान उसने खोल ली है। अरबी देशों के पास हथियारों की कमी पड़ रही है, इंटरसेप्टर मिसाइलें कम हैं, कई सारे रडार भी इन अरबी देशों के तबाह कर दिए हैं ईरान की मिसाइलों ने। तो अब अमेरिका ने एहसान दिखाते हुए $16.5 अरब की इमरजेंसी हथियार बिक्री को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि हम अमेरिका के सारे कानूनों को एक साइड रखकर इमरजेंसी बिक्री की मंजूरी देते हैं, क्योंकि हमारे दोस्तों को इसकी जरूरत है। $16.5 अरब, ये कोई छोटा मोटा पैसा नहीं है दोस्तों। अमेरिका इन अरबियों से कितना खा रहा है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, और इन अरबियों का इसमें कोई लेना देना भी नहीं है। दूर दूर तक बेवजह जंग में घसीटे जा रहे हैं, अमेरिका इनका फायदा उठा रहा है। कुवैत खरीदेगा $8 अरब के हथियार, जिसमें कुछ एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें हैं, कुछ ड्रोन्स हैं और कुछ एयर डिफेंस सिस्टम भी हैं। यूएई भी काफी भारी मात्रा में हथियार खरीद रहा है, सबसे ज्यादा यूएई खरीदेगा इस डील में। $16.5 अरब की जो डील है उसमें सबसे ज्यादा यूएई का हिस्सा है, बाकी अरब देश भी कुछ ना कुछ अमेरिका से खरीदेंगे। तो अमेरिका इस तरह से अपनी दुकान चला रहा है। अमेरिका का असली बिजनेस ही यही है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं अमेरिका के अंदर हथियारों की। लोगों को लड़ाओ, हथियार बेचकर अपनी दुकान चलाओ। और इन अरबी देशों के नेताओं को शायद यहां पर भी ऐसा लगता होगा कि अमेरिका हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहा है, हमें मिसाइलें दे रहा है ईरान के हमलों से बचाने के लिए। लेकिन इन बेवकूफों को यह समझ नहीं आ रहा है कि हमले भी तो अमेरिका की वजह से ही हमारे ऊपर हो रहे हैं। सही कहा अब्दुल मलिक अल हौती ने कि जानवर भी दोस्त और दुश्मन में फर्क समझ लेता है, लेकिन अरबी देशों के नेता नहीं समझ पा रहे हैं। आइए दोस्तों, अब अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और मोसाद की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैंने बहुत सोचा दोस्तों इस बारे में, दुनिया भर में डंका बजा हुआ है कि मोसाद खुफिया जानकारी निकालकर ईरान के नेताओं को चुन चुन कर मार रहा है। मैं भी आपके सामने खबरें रख रहा हूं कि इनका जासूसी नेटवर्क बहुत तगड़ा है, जिसकी वजह से ईरान के तमाम नेता मारे जा रहे हैं। लेकिन मैंने बहुत सारी बातें जब सोची, बहुत सारी बातें रिसर्च की, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो CIA है या मोसाद है, ये सिर्फ चिंदी चोर हैं। दुनिया में जिस तरह से इनका हवा बना हुआ है, इतना हवा इनका है नहीं। ये सिर्फ वैसा ही है जैसे आयरन डोम के बारे में कहा जाता था कि इजराइल का आयरन डोम दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम है। हमने हिजबुल्लाह के रॉकेट भी गिरते हुए देखे इजराइल के अंदर, हमने हमास के रॉकेट भी गिरते हुए देखे, और ईरान की मिसाइलों ने तो तबाही मचा दी है। आज आयरन डोम को कोई याद भी नहीं कर रहा है, किसी को याद नहीं है, वरना इस जंग से पहले दुनिया भर की मीडिया छाती पीट पीट कर कहती थी कि इजराइल के पास ऐसा आयरन डोम है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आइए थोड़ा सा मोसाद और CIA को जरा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका खुफिया नेटवर्क वाकई में तगड़ा है या सिर्फ दुनिया में ये लोग ऐसा माहौल बनाए हुए हैं मीडिया के साथ मिलकर। पहले आपको एक खबर बता देता हूं, उसी को लेकर मोसाद और CIA की बात करूंगा। हाइफा पर जो हमला हुआ कल ईरान की तरफ से, जो ऑयल रिफाइनरी है इजराइल की, वो हमला ईरान ने एक नई मिसाइल से किया था। मिसाइल का नाम है नसरल्ला मिसाइल। IRGC की तरफ से बताया गया कि हमने पहली बार नसरल्ला मिसाइल से इजराइल के हाइफा पर हमला किया। अब ये नसरल्ला मिसाइल क्या है? दरअसल एक मिसाइल ही है, लेकिन इसका नाम नसरल्ला, जो हिजबुल्लाह के पूर्व महासचिव थे जिनको इजराइल ने हमला करके मार दिया, उनके नाम पर रखा गया है। उनको सम्मान देने के लिए ईरान ने एक मिसाइल बनाई है जिसका नाम नसरल्ला रखा है। तो ईरान ने हाइफा पर यह हमला नसरल्ला मिसाइल से किया था। जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक
मिसाइलों ने हाइफा पर जाकर हिट किया है, इसराइल का आयरन डोम या कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उनको नहीं रोक पाया। अब ये एक और नई मिसाइल ईरान ने दिखाई है, नसरल्ला नाम की। दोस्तों बस मैं यहीं पर सोचने पर मजबूर हो गया कि जब CIA और मोसाद अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी मानते हैं, तो आखिर इस बात का पता क्यों नहीं लगा पाए अभी तक ईरान के अंदर कि ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी कहां कहां पर बनाई है। ईरान के पास कौन कौन सी मिसाइलें उन मिसाइल सिटी में रखी हुई हैं, ईरान के पास कितने दिनों तक लड़ने की ताकत है, कितने हथियार ईरान ने जमा किए हुए हैं, आखिर ये सारी जानकारी अब तक मोसाद और CIA क्यों नहीं निकाल पाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ दावा कर रहे हैं कि हमने पूरी तरह से ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, हमने उनकी नेवी को तबाह कर दिया, लेकिन नेवी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अभी भी बैठी हुई है। एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो पिछले वीडियो में हमने आपको जो खबर दी थी कि अमेरिका के F-35 विमान को जो मारा गया है, उसकी जानकारी अब IRGC ने दी है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल से उसको मारा गया है। सिर्फ एक विमान नहीं मारा है, F-35 के अलावा 3 और विमान भी ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने मारे हैं। जबकि ट्रंप लगातार दावे कर रहे हैं कि हमने ईरान के सारे एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया। क्या CIA और मोसाद के पास ईरान की ताकत की कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं कि ईरान के पास कितनी ताकत है? नेताओं की जासूसी करके उनको मरवाना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ये चिंदी चोर भी कर लेते हैं। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि जासूस जो होते हैं वो ईरान के नेताओं के आसपास के लोग ही होते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत हुई, उस वक्त वो अपने घर पर थे। अली लारीजानी की मौत हुई, वो अपनी बेटी के घर पर थे। जो भी नेता अब तक ईरान के मारे गए हैं वो किसी ना किसी के घर पर मौजूद थे या अपने हेडक्वार्टर में थे, वहीं पर हमला करके इसराइल ने उनको मार दिया। इस तरह की जासूसी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, जासूसी तब मानी जाती जब ये लोग अंडरग्राउंड होते, छुपे हुए होते, किसी ने इनको कहीं पर नहीं देखा होता। लेकिन ये लोग तो पब्लिकली घूम रहे थे, कोई अंडरग्राउंड नहीं थे, छुपे हुए नहीं थे कि इनकी खुफिया जानकारी निकालकर मोसाद ने इनको मरवा दिया। सब अपने अपने घरों में थे, अपने रिश्तेदारों के घरों में थे, और इस तरह की इंफॉर्मेशन निकाल पाना कोई बड़ी बात नहीं होती। जेम्स बॉन्ड वाला काम तब होता जब ये अंडरग्राउंड होते, इनकी लोकेशन को निकालकर तब इनको मारा जाता। तो ये वेस्टर्न मीडिया ने सिर्फ एक हवा बनाया हुआ है कि CIA इतनी खतरनाक है, मोसाद इतनी खतरनाक है। इनकी ताकत तो हमने गाजा के अंदर ही देख ली, जब हमास ने बहुत सारे इजरायलियों को उठाया था, बंधक बनाया था, सीज फायर हो गया, 2-2.5 साल हो गए, एक भी बंधक को जिंदा सही सलामत ये लोग छुड़ा नहीं पाए। ना अमेरिका की खुफिया एजेंसी इस बात का पता लगा पाई कि बंधक कहां रखे हुए हैं, ना ही मोसाद। दुनिया भर की और भी खुफिया एजेंसियां इन्होंने गाजा में उतार दी थी, लेकिन हमास की सुरंगें ही इन लोगों को नहीं मिल पाई। तो किस बात का ये लोग डंका बजाते हैं? ये टॉपिक मैंने इसलिए छेड़ा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर मोजोरी करते हैं। उनके सामने अगर बात करो, अरे इसराइल ऐसा है, इसराइल वैसा है, अमेरिका की बात करो तो अमेरिका के सामने कौन टिक जाएगा? अमेरिका की खुफिया एजेंसी, इसराइल की खुफिया एजेंसी, इसराइल का आयरन डोम, यही गुणगान करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर आज भी कुछ नमूने बैठकर लगातार यही तारीफें कर रहे हैं कि इसराइल को कोई नहीं हरा सकता। फिलहाल अभी खबर आ रही है कि ईरान ने कई सारे ड्रोन इसराइल के यरूशलेम पर दागे हैं। IRGC ने इस बात को कंफर्म किया है कि यरूशलेम में इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री जो है इसराइल की, वहां पर ड्रोन अटैक हुए हैं। IRGC की तरफ से कहा गया है कि हमने ये ड्रोन अटैक हमारे जो खुफिया मंत्री इसराइल ने मारे हैं उनकी याद में किया गया है। साथ ही साथ जो आयरिस डेना, उनका जो जहाज अमेरिका ने डुबोया था, उन लोगों को सपुर्द खाक किया गया है। उनकी याद में ये ड्रोन अटैक यरूशलेम में इसराइल के इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री पर किए गए थे। जर्मनी की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ जो केस दायर किया हुआ है, साउथ अफ्रीका के साथ भी कुछ देश शामिल हो गए थे इसराइल के खिलाफ। वहीं इसराइल को बचाने के लिए कुछ देश इंटरनेशनल कोर्ट पहुंच गए थे इसराइल का साथ देने। उसमें से जर्मनी भी एक था। जर्मनी बहुत सारी दलीलें रख रहा था इसराइल को बचाने की, लेकिन अब जर्मनी ने साफ कह दिया है कि हम उस केस से अपने आप को वापस लेते हैं। हम इसराइल को बचाने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अब नहीं जाएंगे। यह बात सबको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दुनिया का बॉस बनना चाहते हैं, हर किसी को दबाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, किसी ना किसी मजबूरी में दबे हुए हैं। कोई एप्स्टीन फाइल के नीचे दबा हुआ है तो कोई कर्ज के नीचे दबा हुआ है। किसी ना किसी तरीके से इजरायलियों ने और अमरीकियों ने तमाम दुनिया को दबा रखा है, लेकिन ईरान नहीं दब रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।